सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जनगणना 2027 स्व जनगणना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्व गणना के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो 1 से 15 तारीख यानी 1 मई से 15 मई तक स्व गणना फॉर्म हम सभी को भरना है। ये स्व गणना फॉर्म कैसे भरते हैं, इसके संबंध में दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो जारी किया था। सेल्फ इन्यूमरेशन स्व जनगणना 2027 फॉर्म ऐसे भरें, सबको भरना है जरूरी। ये कल ही जो पब्लिक किया था उसमें आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, लाइक किया, बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो भी बहुत अच्छा लगा। इसी के संबंध में जो कमेंट आए हैं उसमें भी मुख्य तौर पर जो कमेंट आए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये बताएंगे कि स्व गणना करते समय जो मुख्य तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जैसे सबसे पहला प्रश्न मुख्य तौर पर पूछा गया है कि हाउस का मुखिया कौन होगा, यानी हाउस होल्ड सर्वे जब हम कर रहे हैं, स्वगणना फॉर्म जब हम भर रहे हैं तो हमारे से पूछा जाएगा परिवार का मुखिया कौन है, परिवार का मुखिया किसे माना जाए। इसी तरह दूसरा प्रश्न आता है कि अगर एक ही घर में एक से अधिक कर्मचारी है, किसी में 2 है किसी में 3 है, तो स्वगणना फॉर्म क्या सभी को अलग अलग भरना है या एक फॉर्म ही चल जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, जैसे परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कैसे लिखनी है, विवाहित दंपति की संख्या कैसे लिखनी है। यानी इसके संबंध में, स्वगणना के संबंध में जितने तरह के प्रश्न हैं उन सभी का जवाब आज के इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो परिवार का मुखिया, हेड ऑफ द हाउस होल्ड कौन होगा। तो इसके संबंध में स्पष्ट है दोस्तों, आप सभी जानते भी हैं, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मुखिया किसे माना जाता है। कि वह व्यक्ति जिसे परिवार द्वारा मुखिया के रूप में मान्यता दी गई है, यानी वह व्यक्ति जिसे परिवार द्वारा ही मुखिया के रूप में मान्यता दी गई है, जो घरेलू मामलों का प्रबंधन करता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। मुखिया का अनिवार्य रूप से सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यानी मुखिया कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हो। या किसी भी लिंग या परिवार में रहने वाला कोई भी युवा सदस्य भी हो सकता है। यानी कि महिला मुखिया भी हो सकती है, पुरुष मुखिया भी हो सकते हैं। और जो मुख्य तौर पर परिवार में घरेलू मामलों का प्रबंधन करता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, वो परिवार का मुखिया माना जाता है। और यहाँ पे एक और प्रश्न भी सामने आता है कि परिवार का मुखिया क्या उसे माना जाए जिसके नाम की प्रॉपर्टी है, यानी जिस घर में हम रह रहे हैं उसमें अगर किसी में बेटे के नाम की प्रॉपर्टी है तो क्या बेटा घर का स्वामी होगा, यानी हाउस होल्ड परिवार का मुखिया बेटे को माना जाए या पिता को माना जाए। तो दोस्तों यहाँ क्लियर है कि घरेलू मामलों में जो प्रबंधन करता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, उसको आप मुखिया के तौर पर मान सकते हैं। अगला प्रश्न आता है मकान के स्वामित्व की स्थिति के अंतर्गत। जैसे कोई किराए के मकान में रहता है लेकिन मेरा अपना पैतृक घर कहीं और है। इसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट आते हैं जिनकी नौकरी कहीं और होती है, परिवार कहीं और होता है, तो वो किराए के मकान में भी रहते हैं। तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछा गया है कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ लेकिन मेरा अपना पैतृक घर तो कहीं और है। मकान के स्वामित्व की स्थिति में मुझे क्या चुनना चाहिए। तो आप जो अन्य विकल्प आ रहा है, कोई अन्य स्वामित्व के तहत क्या आता है, यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब यही आ रहा है कि यदि आप किराए के मकान में रहते हैं लेकिन भारत में कहीं और आपका अपना पैतृक घर खरीदा हुआ है, तो आप किराए पर लेकिन अपना घर कहीं और विकल्प है, उससे चुन सकते हैं। इसके अंतर्गत एक और विकल्प आता है, जैसे कोई अन्य, यानी किसी अन्य का विकल्प अगर चुनते हैं तो उसके अंतर्गत आपको ये नहीं चुनना है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनधिकृत घर है, अतिक्रमण भूमि है, झुग्गी क्षेत्र है, निर्माणाधीन संरचना है, नियोक्ता द्वारा मुफ्त प्रदान किए गए आवास में रहने वाले लोग शामिल होते हैं। तो आपको अगर आप किराए पर है रहते हैं और आपका मकान कहीं और है, पैतृक घर कहीं और है, तो आपको किराए पर लेकिन अपना घर कहीं और विकल्प चुनना होगा। इसी तरह अगर आप सरकारी क्वार्टर में रहने वाले हैं, कोई सरकारी कर्मचारी है, तो स्वामित्व की स्थिति के तहत आपको क्या चुनना चाहिए कि अपनी स्थिति के अनुसार या तो किराए पर लेकिन कहीं और अपना घर है, या किराए पर कोई और घर नहीं है, चुने। एक और प्रश्न यहाँ पे आता है कि मैं एक कमरा दूसरे परिवार के साथ साझा करता हूँ, क्या मुझे इसे अपने रहने के कमरे के रूप में गिनना चाहिए। तो ये आपको नहीं गिनना है। यानी कि ये प्रश्न आता है कमरे की संख्या, यानी आप जो सेल्फ इन्यूमरेशन कर रहे हैं, स्वगणना कर रहे हैं, आपके घर में कमरों की जो संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे परिवार के साथ एक कमरा साझा करते हैं
तो आपको नहीं विकल्प चुनना है। केवल आपके परिवार द्वारा विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कमरों को ही आपको गिनना चाहिए। आपके घर में अगर स्टोर रूम है, स्टोर रूम को स्टडी रूम में बदल दिया है तो भी आप इसको गिनेंगे। अब आता है अगला प्रश्न, जैसे इस परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या कितनी होगी और कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखिए कि क्या लिव इन रिलेशनशिप वाले जोड़े को विवाहित जोड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यदि वे अपने संबंध को एक स्थिर दाम्पत्य संबंध मानते हैं तो उन्हें विवाहित जोड़े के रूप में माना जाना चाहिए। दूसरा है कि मेरा जीवन साथी अस्थायी रूप से बाहर है, क्या हमें अभी भी एक जोड़े के रूप में गिना जाएगा। तो हाँ, यदि आपका जीवन साथी परिवार का सामान्य निवासी है तो गिना जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वगणना पूरी कर सकता हूँ। तो हाँ, आप परिवार का मुखिया या कोई भी जिम्मेदार वयस्क जो सदस्य है वह एकल घरेलू पहुंच का उपयोग करके सिंगल हाउस होल्ड एसेस का प्रयोग करके अपने परिवार के सभी सामान्य रूप में रहने वाले सदस्यों का विवरण भर सकता है। उत्तरदाता 2027 में जनसंख्या गणना चरण के दौरान परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का विवरण दर्ज कर सकता है। पहले चरण यानी मकान सूचीकरण मकानों की गणना के दौरान केवल परिवार आवास की जानकारी एकत्र की जाती है। साथ ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आ रहा है कि मेरी बेटी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रह रही है, क्या मुझे उसे अपने परिवार के सदस्यों में गिनना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बच्चे हैं वो बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो जनगणना स्वगणना जो हम कर रहे हैं उसमें हम परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या में उसको शामिल करेंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न उत्तर है ये जनगणना की वेबसाइट से ही लिए गए हैं। यहीं पे उत्तर इनके दिए गए हैं कि यदि आपकी बेटी साल के अधिकांश समय सामान्य रूप से आपके साथ नहीं रहती है तो उसे आपके परिवार में नहीं गिना जाना चाहिए। उसकी गणना उसके सामान्य निवास स्थान पर की जाएगी। एक और इसी तरह से पानी के पीने के जो पानी है उसका मुख्य स्रोत क्या है उसके संबंध में प्रश्न आता है कि मैं टैंकर के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी का उपयोग करता हूं, मुझे पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या चुनना चाहिए। तो आप अन्य स्रोत चुन सकते हैं। और इसी तरह जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नल का पानी उपचारित यानी ट्रीटेड स्रोत है, तो कैसे पता चलेगा। तो अगर इसकी आपूर्ति सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपचार के बाद की जाती है तो औपचारिक स्रोत से नल का पानी चुनें। यदि नल के पानी को घर पर फिल्टर किया जाता है, आपके घर पे कोई फिल्टर मशीन लगी है, तो आपको अनौपचारिक स्रोत से नल का पानी चुनना है। साथ ही एक प्रश्न है, परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या किस तरह से दर्ज करनी है। जैसे परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के प्रश्न के तहत सामान्य रूप से नॉर्मली रेजिडिंग का क्या अर्थ है कि वह हर व्यक्ति जो आमतौर पर आपके परिवार में रहता है, भले ही वे स्वगणना जमा करते समय अस्थायी रूप से बाहर हो, परिवार में आने वाले आकस्मिक मेहमानों को गणना में शामिल नहीं करना है। अगर आपका मकान है, घर है, वो मरम्मत के अधीन है और ये जल्द ही पूरा हो जाएगा तो आप उसको कैसे चुनेंगे, अच्छी रहने योग्य या जर्जर। तो यहाँ पे विकल्प के तौर पर आपको क्या करना है कि यदि मरम्मत के दौरान वहाँ कोई नहीं रह रहा है तो वह खाली यानी वैकेंट है, मकान की स्थिति आपको नहीं बढ़नी है। यदि आप अभी भी वहाँ रह रहे हैं और मरम्मत मामूली है तो आप रहने योग्य चुन सकते हैं। यदि घर असुरक्षित है, बड़े संरचनात्मक मरम्मत कार्य चल रहे हैं तो आपको जर्जर चुनना होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न स्वगणना के समय पूछे जाने वाले। साथ ही अगर आपके परिवार में एक से अधिक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो किसी भी एक द्वारा गणना की जा सकती है परिवार के सदस्यों के रूप में। और साथ ही जो गणना के लास्ट में नंबर आते हैं, ऐसी आईडी आती है, वो सभी के साथ साझा कर दीजिए। प्रगणक जो भी आपके घर आएगा, जब भी जो भी उपलब्ध होगा वो उसको ऐसी आईडी दिखा देगा और आपकी स्वगणना हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।